अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ एज विद मोहम्मद अकबर बाजवा। टुडे फरिया इदरी साहबा को कोई काम था तो इस वजह से उनकी जगह पे आज मैं फिल इन कर रहा हूँ। प्रोग्राम का जो रन डाउन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज तमाम दिन आपने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा कि बरतानिया का एक बड़ा अखबार है टेलीग्राफ, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें जो अफगान तारकीन वतन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान को उनकी वजह से मुसीबतें क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं, और कुछ बैकग्राउंडर भी उन्होंने दिया। ओवरऑल उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए, जैसे आयरलैंड की उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे मुल्क में जो तारकीन वतन की तादाद है, जो अफगानिस्तान से अफगान पनाह गुज़ीरों की तादाद है, वो उतनी है जितनी पूरे आयरलैंड की आबादी है। एक बड़ा चंक है अफगानियों का जिनको हम हमेशा से यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे जो दहशतगर्द हमले हुए उनमें कम अज़ कम 9-10 अफगान शहरी उनके अंदर मुलव्वस पाए गए। और जब हम ये मामला रेज करते हैं विद द अफगान गवर्नमेंट, द न्यू अफगान गवर्नमेंट, तालिबान जो है वो आगे से कहते हैं कि जी पुट योर हाउस इन ऑर्डर। तो काकड़ साहब ये फरमा रहे थे अपने आर्टिकल के अंदर कि ये जो एलियंस हैं, इलीगल एलियंस हैं, अफगान जो हैं, वो फिर हमने सोचा कि लेट्स पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, फिर हमारे पास ये तरीका है। तो दुनिया एक्चुअली तनकीद कर रही थी, उस पर अनवारुल हक काकड़ साहब को ये लिख के गार्डियन के थ्रू एक पैगाम देना पड़ा। इस पर कुछ सवाल आते हैं, वो ये कि ये पॉलिसी तो पहले बनी थी, रियासत की पॉलिसी तो ये है, निगरान वजीर आजम ठीक है इसको हाईलाइट करें, रेज करें, लेकिन उसके अलावा क्या ये काम मुंतखब हुकूमतों को नहीं करना चाहिए, कुछ ओनरशिप ताकि कोई ले सके। ऑब्वियसली निगरान वजीर आजम तो उसकी उस तरह से ओनरशिप नहीं ले सकते। इस मामले पर बात करेंगे। उसके अलावा कल आपने देखा एक वर्चुअल जलसा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। वैसे तो आपको पता है जलसे करने की खास इजाज़त काफ़ी जगहों पर कन्वेंशन तक करने की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। डीसी हजरात इजाज़त होती है, मिलती है, केपी के अंदर कई जगह पे कन्वेंशन हो जाते हैं। आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे इजाज़त मिलती है नहीं। पंजाब के अंदर तो जहाँ इजाज़त मिलती है वहाँ पे भी जाके पुलिस दरम बरम कर दिया करती थी सब मामला। तो उन्होंने कहा जी हम कर लेते हैं इंटरनेट के ऊपर एक वर्चुअल जलसा कर लेते हैं, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इससे पहले वर्चुअल जलसे का कभी सुना नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स जो इस वक्त रूपोश हैं उन्होंने उस जलसे से खिताब किया, बट एट द वेरी सेम टाइम वन थिंग दैट हैपेंड, और अगेन निगरान हुकूमत ने जो चीज़ की वो ये किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज स्लो हो गई। कई जगहों पर ये शिकायत मौसूल हुई कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रही जितना यूजुअली रूटीन के अंदर होता है। निगरान हुकूमत को क्या ये काम करना चाहिए था जिससे पूरी दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी हुई। ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान की जब इस तरह की खबरें दुनिया के अंदर, दुनिया के अखबारों के अंदर छपेंगी तो फिर एक और काम भी होगा, लोगों का यानी कि इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो उठता है कि यार मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज की ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड के अंदर थ्रू इंटरनेट होते हैं। आप एक वर्चुअल जलसा रोकने के लिए निगरान हुकूमत वो भी ऐसा काम करे और उसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो जाए, लोगों के काम मुतासर हुए। कल के रोज में भी सिर्फ जलसा सुनने वाले मुतासर नहीं हुए, तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी शेक होता है, उस पर भी एक जर्ब लगती है। और फिर उसके अलावा लास्टली हम कुछ बात कर लेंगे इस हवाले से कि इलेक्शंस हो जाएंगे, शेड्यूल तो आ चुका है। हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात थे वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाए आज, लेकिन एक शेड्यूल पहले भी आया था 14 मई को, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, फिर उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने लाल से काम लिया। ये कुछ मामला हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लॉयर हैं नईम हैदर पंजोता साहब और राना एहसान अफजल साहब। उनके अलावा IPP से हमारे साथ मौलवी महमूद साहब भी होंगे, बल्कि मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच ऑल थ्री ऑफ यू, आप सब ने ज्वाइन किया। आई स्टार्ट विद यू नईम हैदर पंजोता साहब, और वो मामला ये है कि सुनने में आया था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अफगानियों के इनखला की जो पॉलिसी है उस पर कुछ एतराज़ किया था। मैं अपने इब्तदाइये में ये कह चुका हूँ कि ये मुंतखब हुकूमतों को करना चाहिए। पिछली हुकूमत थी उसके दौर में भी मामला स्टार्ट हो गया था, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम रियासत की पॉलिसी ये है कि बस बहुत हो गया यार अफगानियों की वजह से। एक तो इट्स टू मच ऑफ अ बर्डन, स्मगलिंग के मामला, दहशत गर्दी के मामला। तो ये पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी चेंज होगी, इस बारे में क्या आपकी बातचीत, क्योंकि यू फ्रीक्वेंटली मीट इमरान खान। बहुत शुक्रिया बाया साहब, बड़ी मेहरबानी नवाजिश जी। बिल्कुल जी, इस हवाले से खान साहब से जब बात हुई थी तो खान साहब को बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जो इस्लाम है हमारा, जो हमारा मज़हब है, जो कुरान पाक है, उसके अंदर भी ज़िक्र है इस हवाले से कि महाजरीन जो है वो आते हैं यहाँ पर। अगर हम 25 करोड़ आवाम का एक मुल्क है,
उसमें से 1.5 मिलियन जो है अफगानियों को पनाह नहीं दे सकते, और आज तक 40 साल अगर हमने उनकी मेहमान नवाजी की है, और अगर आज आकर हम ये कहते हैं जनाब कि जनाब फौरन आप निकलें, आपको अल्टीमेटम दिया जाता है 5 दिन में आप खाली करें, एक तरीकाकार होता है किसी को भी ठुड्डा मारकर वहां से निकालना, वहां से बेदखल करना, कोई एक तरीकाकार होता है। तो ये उन्होंने इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पर मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल जो है हमारे हमारे कैसा हमारा इम्पैक्ट जा रहा होगा। आप ये भी देख लें कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर हमने बात की मुख्तलिफ जो है वो जगहों के ऊपर, तो आगे से यही आवाज़ आई कि अफगानिस्तान के हवाले से आपके लीडर का क्या बयान है, उसके ऊपर इतना बड़ा इशू है तो उसके ऊपर क्यों नहीं बयान दिया गया। तो खान साहब से जब भी मुलाकात हुई, उससे पहले ये जो बयान आया, इससे पहले भी खान साहब ने 2 दफ़ा कहा, और उसके ऊपर फिर बाकायदा मुशावरत हुई, और फिर खान साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं, कि इसके अंदर हमारी कोई दो राय नहीं है। फ़लस्तीन के हवाले से उनको क्लियर कट जवाब, अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने बड़ा क्लियर जवाब दिया, और उन्होंने यही कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप इंसानों को, वो गरीब लोग हैं और इस इतने अरसे से जो है वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनकी फैमिली को बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने, और ये भी देखें ना कि कई लेकिन ऐसे लोग पजोता साहब, वो होंगे जो 10 मिलियन लोगों के अंदर बहुत सारे वो शरपसंद अनासर भी तो हैं। हमारे यहाँ पे चीनी आटे की स्मगलिंग में मुलव्वस उन्हीं में से लोग थे ना, यहाँ पे डॉलर की स्मगलिंग में उन्हीं में से लोग यहाँ पे मुलव्वस थे ना यहाँ पे। देखिए, अगर मुलव्वस की बात पाई जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो अफ़गानी होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पेशावर से कोई पठान होगा। उसको ठीक। आप स्ट्रिक्ट आपको पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी, कानून अपना जो आपका मौजूद है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए मज़ीद अपने इक़दामात जो हैं वो मज़बूत करने होंगे, जिसके ज़रिए से जो है इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। आप ये मुझे बताएँ, क्या आप डेढ़ जो है वो मिलियन लोगों को मुल्क से बदर करके, तो उसके बाद क्या आप ये समझ पाएँगे कि मुल्क के अंदर जो है वो बिल्कुल सुकून आ जाएगा, या दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो ख़त्म हो जाएँगे, या इन दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे अफ़गानिस्तान का रोल है? तो ये एक इल्ज़ाम ठहराना, या देखिए फिर मौलाना साहब हों या दूसरे हों या तीसरे हों, ये फिर क्यों कहते हैं जी कि अफ़गानिस्तान के अंदर मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, या कोई काफ़िला उधर से आ रहा है, या वो मुसलमान भी हमारे भाई हैं। फिर आप ये कहते हैं कि वो दुश्मन है हमारे। तो ये तरीकाकार कोई नहीं होता। यहाँ हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है, जहाँ पर कोई भी किसी जमात से, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को एक आज़ादी है, वो हमारा आईन पाकिस्तान हमें देता है। दूसरे नंबर पर चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए अपनी सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल की है। ठीक है, लेकिन अगर मतलब देखा मीनिंग जाए है तो ना मुल्क के पंजुता अंदर साहब, जो इस वक्त की पॉलिसी है उससे उस पर डिसएग्रीमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस वक्त जो रियासत की पॉलिसी है। एक और राना साहब, मौलवी साहब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। ये राना साहब से मैंने ये पूछना है क्योंकि इनकी जमात की तरफ से काफ़ी उस बात पर तनकीद हुई, और वो ये थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को यहाँ पे लाके जो आई वुड से रिहेबिलिटेट करने का जो प्लान था पाकिस्तान के अंदर, वो रियासती लेवल के ऊपर ही हुआ, और उसमें वो सबको ऑन बोर्ड लेके हुआ था। एक दौर तक जब हुकूमत चेंज हो गई पीटीआई की, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब भी उसको एंडोर्स भी करते थे, उसको डिफेंड भी करते थे, लेकिन वो एक चीज जिसकी ओनरशिप डायरेक्टली किसी की समझ नहीं आ रही कि कौन है, तो उस पर तनकीद भी होना शुरू हो गई। ये सेम इज द केस विद, डू यू थिंक कि सेम इज द केस विद ये अफगान जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनकी रिपैट्रिएशन के हवाले से भी यही मामला बन जाएगा आगे भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये कोई अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस नहीं भेजा जा रहा। जो इल्लीगल एलियंस हैं, वो लोग जो किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के बगैर पाकिस्तान में रिहाइश पज़ीर हैं और उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि वो अपने आप को लीगलाइज़ करें, ये वो लोग हैं जिनको वापस भेजा जा रहा है। देखिए, यहाँ मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगा। 2013 में जब हमें हुकूमत मिली, तो उस वक़्त 2500 टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे 1 साल में। हमने 2 बड़े मेजर ऑपरेशंस किए, ज़रब-ए-अज़, रद्दुल फसाद। हमने डिफेंस के बजट को दुगना किया, बल्कि दुगना से भी ज़्यादा किया, और मुल्क के अंदर हम लोग इस टेररिस्ट इंसिडेंट्स को ऑलमोस्ट हम बिलो 50 ले ठीक। कंटिन्यू। जब से ये फॉल ऑफ अफगानिस्तान हुआ और जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं वो बाहर गई, तो सेलिब्रेशन की गई पाकिस्तान के अंदर, खास करके खान साहब की तरफ से, कि बहुत एक बड़ा कारनामा अंजाम हुआ है कि अमेरिका को यहाँ से भगा दिया गया है। बिल्कुल उसके अंदर वहाँ से, इस रीजन से अमेरिका का एग्जिट हुआ, लेकिन उसके बाद से जो तवक्को थी कि तालिबान हुकूमत जो है वो अपनी ज़मीन को टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी पाकिस्तान के खिलाफ,
तो वो चीजें सामने आना शुरू हो गई और आपने देखा कि अब वो जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो 50 से नीचे चले गए थे वो 600-700 की रेंज में अब दोबारा आ गए हैं। तो ये बड़ा एक सीरियस कंसर्न है जिसके ऊपर जब भी कोई टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं तो उनकी लिंकेज जो है वो बॉर्डर से बाहर की आई है। अफगानिस्तान के सरजमीन इस्तेमाल होती नजर आई है और अफगानी अफगानी बाशिंदे इस्तेमाल होते हैं। तो डेफिनेटली बात करते हैं कि बेशक वो रियासत की पॉलिसी थी कि आप उन लोगों से निगोशिएट करने पे आ रहे थे जिन लोगों ने बच्चों बच्चों पे हमलावर हुए। यही बात है ना। अब देखिए राणा साहब, ये डिस्कस होना चाहिए था ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, भी डिस्कस होना चाहिए था। ये अब पता होना चाहिए था सबको, कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी कि ये पॉलिसी आ कहां से रही है, इसकी रीजनिंग क्या है पीछे। महमूद मौलवी साहब, ये मामला कि रियासती इदारे ही कंट्रोल कर रहे होते हैं बॉर्डर्स को, अगर हमारी ये पॉलिसी थी कि यहां से जनाब अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों का इनखला हुआ है, वहां पे अब शोर शुजदा माहौल बनेगा, उधर से लोग यहां पे आ रहे थे, कहां पे डिस्कस हुआ? कभी भी नहीं हुआ। आए कैसे, ये कौन बताएगा हमें? और फिर वो जो पॉलिसी बनी थी कि जनाब तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनको जनाब एक दफा फिर कौमी धारे में शामिल कर लेते हैं, डिस्कशन ही कहीं नहीं ना होती। मसला तो ये है मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक चीज़ मैं बताऊं, ये जो हमारे भाई कह रहे हैं कि जी हम अफ़गान्स को वापस भेज रहे हैं, देखें अफ़गान्स को हम वापस नहीं भेज रहे और ना हम महाजरीन को वापस भेज रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये उन लोगों को वापस भेजा जा रहा है जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स है। जो मेरे भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा, ये दुनिया में हर जगह होता है। अगर जो रजिस्टर्ड अफ़गान्स हैं वो रह रहे हैं, उसके ऊपर किसी को एतज़ारात नहीं है, ठीक है ना। ये वो लोगों की बात करें जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हैं और जो लोग इलीगल आके रहना शुरू कर चुके हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान के हालात सही हो रहे हैं तो हर आदमी चाहता है कि वो अपने मुल्क में जो है वापस जाए, और अगर ये इलीगल जो हैं, जो किसी रजिस्ट्रेशन के बगैर हैं, इनको वापस भेजा जा रहा है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। और वो आप ये देखें, कई हज़ार तो खुशी से गए हैं। इसमें देखें ना, उन्होंने उनको कहा कि भाई आप लोग अपने वहाँ चले जाएं, वो चले गए। अब इसको हम लोग पॉलिटिकसाइज करें और देखें ना, माइलेज लेने के लिए, कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक दूसरे को डैमेज करने के लिए और रियासत को डैमेज करने के लिए अगर हम ये स्टेटमेंट्स देना शुरू करें कि जी गलत हुआ और फलाना हुआ, ये मेरे ख्याल से मुल्क के मफाद में नहीं है। और इस वक्त जो है हमें जो है मुल्क को, इकनॉमी हमारी सही नहीं है, टेररिज्म हमारे हालात अभी दोबारा शुरू हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को, मेरा नज़रिया ये है कि हम तूल ना दें और हम इन चीज़ों को समेटें और अपने इख्तलाफात आपस में बैठ के तय करें। ये ना करें कि देखें सिर्फ माइलेज लेने के लिए हम प्रोवोक करें लोगों को। ये मेरा एक नज़रिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वही साथ ये भी अर्ज थी कि ये सब जिन्हें अवाम मुंतखब करते हैं, रियासत की पॉलिसी भी वो बनाएं, बैठ के बनाएं और थोड़ा ओपन बनाएं, ट्रांसपेरेंटली बनाएं, अवाम के सामने बनाएं, अवाम के लिए बन रही है। एनीवेज, कल मौलवी साहब आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वो वर्चुअल जलसा कर रही थी और फिर आप फोन आपने यूज किया उस दौरान, कोई इंटरनेट अगर आपको लगा हो कि स्लो हो गया हुआ? देखिए, अब प्रॉब्लम ये, देखिए हम हर चीज़ को नेगेटिव ले लेते हैं कि जी जो है इंटीरियम गवर्नमेंट ने स्लो किया। देखिए, अगर यहाँ पे जब यूजेज हो रहा था, कुछ जगहों पे बिल्कुल सही आ रहा था, कुछ शहरों में जो है अगर स्लो हो गया, और वो मेरे ख्याल से कुछ लम्हे के लिए स्लो हुआ। बदकिस्मती ये ना कि हम हर चीज़ फ़ौरन नेगेटिव लेते हो। अब मुझे ये नहीं पता मतलब आपका ठीक चल रहा था हुआ या किया गया या नहीं किया गया, मगर मैं तो हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव लेता हूँ। और देखिए, जलसा हुआ, 7 लाख आदमी थे या 8 लाख थे या 10 लाख थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, 8 करोड़ जो है लोग हैं जो कि इसको इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, 8 से 10 करोड़। अगर उसमें से 7-8 लाख आदमी जलसा देख रहे हैं तो जलसा देखने दें। देखें, उसकी वजह ये, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, लोग जो है इंटरनेट के ऊपर बहुत नहीं ना, वो निगरान हुकूमत ने मौलवी साहब नहीं देखने दिया ना, उनकी कोशिश थी कि वो स्लो हो जाए। आपका शायद इंटरनेट ठीक चल रहा होगा कराची में, यहाँ पे लाहौर के अंदर और बड़ी सारी जगह। और फिर मैं तो नहीं कह रहा सर, ये मुल्क के सारे अखबारों के अंदर अगर ये खबर आई है तो फिर कुछ हो गई ना उसके अंदर।
कि भाई अच्छा, वो कराची में स्लो तो हुआ देखें कहीं पे? ठीक चल रहा था, हो सकता है लाहौर, मेरे को पंजाब का नहीं पता कि पंजाब में अगर कोई स्लो हुआ है या होना नहीं चाहिए। राणा साहब, फैसलाबाद उसकी की क्या वजह सूरत ये हाल है थी कि और अगर आप इस लोग पॉलिसी को किस तरह से देखते हैं? दो सवाल हैं राणा साहब आपसे। ये जरूरत क्यों पड़ी वर्चुअल जलसा करने की? इस वजह से कि फिजिकली करने की इजाजत नहीं मिल रही और निगरान हुकूमत नहीं दे रही वो इजाजत। और फिर अगर वो हो भी गई तो ये जो कि आप रोक दें, उसको स्लो डाउन, बॉग डाउन करने की कोशिश करें, उससे पाकिस्तान की बदनामी नहीं हुई आपके ख्याल में राणा साहब? और नुकसान अलग, वो अपनी जगह पे है, डबल वैमे। देखिए, अगर तो ये जो जलसा है, इसको जो भी ये वर्चुअल जलसा है, जैसा जी भी हाँ। ये एक सोशल मीडिया इवेंट था, अगर इंटरनेट इनके लिए जो है वो खराब किया गया, मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि इनके लिए किया गया या क्यों हुआ, उसकी क्या वजूहात है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए था। वर्चुअल जलसा करने की क्या वजह है? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो उस वर्चुअल जलसे में मौजूद थे, वो इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसीज को मतलूब हैं, लॉ एनफोर्समेंट को मतलूब हैं और वो फरार हैं। शायद ये एक वजह थी उसको सही। सा जो है वो, अगर अगर इस वजह से इंटरनेट जो है वो बंद किया गया या वो उसमें कोई डिले आई, ये वजह हो सकती है। मेरे ख्याल से तो किसी को भी फरार नहीं होना चाहिए, अपने आप को अदालत और कानून के सामने पेश कर देना चाहिए, ताकि जो जो कानूनी कार्रवाई है उसको आप फेस करें। अगर आप इनोसेंट हैं तो अदालतों में प्रूव करें कि आप इनोसेंट हैं। तो ये भी जो है वो मैं समझता हूँ कोई अच्छी रिवायत नहीं है कि आपके ऊपर अगर कोई केस बन रहा हुआ है 9 मई के हवाले से और आप जो है छुपे फिर रहे हैं। नहीं नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन मामला ये भी हुआ ना राणा साहब, हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी, उन्होंने कहा रिहा करें, फिर एमपीओ में गिरफ्तार कर लिया, फिर कहा रिहा करें, फिर एमपीओ में गिरफ्तार कर लिया, फिर ऑर्डर दिया, फिर गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद कंटेम्प्ट का नोटिस लेना पड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो यूं भी मामला चले तो वो मजाक से ही बना होता है ना। और मैं यहाँ पे बात साबिक स्पीकर डिप्टी स्पीकर की हो रही है, आम बंदों की भी नहीं हो रही। जी, बिल्कुल, ये तो मैं इसके ऊपर अगर तो किसी के ऊपर मल्टीपल जो है वो केसेस बने हुए हैं, तो फिर शायद इस वजह से होता हो। वरना तो जो है अगर किसी को बेल मिल गई है एक केस में, तो उस केस में तो दोबारा नहीं पकड़ते होंगे। हो सकता है कि किसी नए केस में होते हो, लेकिन एमपी तो केस है डेफिनेटली ही नहीं ना सर। 3 एमपीओ तो ये है जी, कि जी। आप हाँ, ये तो केस है ही नहीं। ये तो ये मामला है कि आप नक्शेमन पैदा कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने आपको प्रियम्प्ट करके अब नजरबंद कर दिया या गिरफ्तार कर लेना है आपको। वो तो केस है ही नहीं ना। देखिए, ये बेहतर, इस चीज़ का बेहतर जवाब तो केयर टेकर सेटअप दे सकता है, लेकिन मैं एब्सोल्युटली। यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि जो पीटीआई का जो एक मौक़िफ़ जो मुझे अभी भी समझ नहीं आता, वो आज भी इस पे खड़े हैं कि 9 मई का वाक़या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो तो कोई लंदन प्लान था या रियासत ने उनके खिलाफ कोई साज़िश की। और जब वो ये कहते हैं, आज भी ये कहते हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस एक अमेरिकन साज़िश से हुआ, तो मैं समझता हूँ वो आज भी नफ़रत के बीज बो रहे हैं और अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहे। ठीक है। शायद ये इस तर्ज़ की सियासत है कि रियासत जो है वो आज भी जो है वो इनके साथ जो रवैया हो रहा है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इनका जो स्टांस है, वो आज भी नफ़रत के बीज बो रहा है। इनका स्टांस आज भी वो ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा जो इनसे गलती हुई। ठीक। पंजोता साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात पे? एक तो ये जो राणा साहब कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो एड्रेस कर रहे थे उस वर्चुअल जलसे को, वो मतलूब हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को, मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं, तो शायद इस वजह से निगरान हुकूमत ने इंटरनेट स्लो करने का। और मैं इसमें ऐड सिर्फ इतना से कर दूं, मुझे तो समझ नहीं आती, आप पता नहीं जाए दोबारा वर्चुअल जलसा कर लें, आम बंदों को भी बहुत मसला हो जाता है। और इन्होंने फिर इंटरनेट बंद कर दिया निगरान हुकूमत ने। और पाकिस्तान का यार मतलब बहुत सारे काम यहाँ पे लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे ममालिक के अंदर, यहाँ पे कॉल सेंटर चल रहे हैं। मैं आपको जिन लोगों से बात हुई है उनकी परेशानी बता रहा हूँ। तो आपके जलसे जारी रहने के लिए वर्चुअल वाले? देखिए, मैं राणा साहब अपना बताऊंगा। मैं इस वक्त भी जो है सरगोदा में बैठा हूँ और कल भी मैं इधर ही था। और अगर देखा जाए तो सिग्नल की बात है तो बिल्कुल इंटरनेट बिल्कुल बंद था जी। मैं तो ट्विटर भी नहीं चला पा रहा था, फेसबुक भी नहीं चला पा रहा था। और फिर वीपीएन जो है वो डाउनलोड किया तो उससे कनेक्ट किया तो फिर पता चला कि जनाब इनका कारनामा है। इन्होंने पहले ही जो है वो खौफ है कि लोग निकलेंगे, लोग देखेंगे। निकलेंगे कहाँ पर? उन्होंने तो रजाइयों के अंदर ही बैठ के, कमरों के अंदर ही देखना था। यहाँ पर जहां जहां कमरों में बैठे हुए थे, यहाँ पर ये तो कोई था नहीं कि किसी ग्राउंड में जाना था तो पहले ही डीसी साहब वहां पर पहुंच जाए और पानी वहां पर छोड़ दें, जैसे यूरोप में आरओ साहब ने, टीआरओ साहब ने वहां पर छोड़ा है।
और लेकिन लोग निकले हैं मिलियंस के हिसाब से, जो है व्यूशिप आई है, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो या यूट्यूब के ऊपर हो। अब इस बात का ये इनकार एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह का ये जलसा क्या एक लाइव जो है वो छोटी सी कुछ जलसी भी नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान की है और पूरी दुनिया जानती है। जमात और दूसरी इस्लामी ने बात वैसे की अनाउंस जाए कर कि वो दिया, लोग जो है वो भी सरेंडर वर्चुअल क्यों नहीं जलसा कर करने रहे लगे। जो जी राणा साहब कह रहे हैं सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। बात यह है कि मुल्क के अंदर क्या कानून है, क्या क्वाइन है। जिस तरह से अदालत ये कहती है कि मैं आईजी साहब को वारंट मैंने निकाले हैं, एसएसपी साहब के वारंट निकाले हैं, तो वो मेरे सामने सरेंडर नहीं कर रहे, तो लिहाजा वो ऑर्डर में लिख देते हैं कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया, मैंने तो बड़ा बुलाया। या फिर अदालत ये कह दे कि जनाब आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो फिर आप समझते हैं कि उस माहौल के अंदर बाहर निकला जाए तो आपको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। एक मुकदमे में एक टाइम के ऊपर एक बंदा एक जगह के ऊपर पाया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि मेरी रूह जो है पाकिस्तान के हर कोने में हो। यहाँ पर एक मुकदमे एक शख्स के ऊपर एक जगह के ऊपर मुकदमा नहीं है। हर जिले में, हर तहसील में जहां जहां पर मुकदमात हैं जिम्मे में नामजद किए जा रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि सरगोदा में हमारे एक दोस्त वकील हैं, उनके वालिद साहब ने दरखास्त देने के लिए वहां पर वो रुजू किया है डीसी साहब को। वो जो आरोज लगाए गए हैं चीफ साहब की तरफ से, यूं कह लें कि उनकी तौसीक दी है तो लगाए, तो फिर उनकी तरफ से क्या है ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो 22 है तो ऊपर से मोहर अदालत ने लगा दी। वो जो डीआरओ साहब हैं उन्होंने उनको कहा कि इधर ही बैठ जाए, तो साथ ही उन्होंने पकड़वा दिया। ठीक है जी, अब वो भी 9 मई के अंदर है। ठीक है जी, 9 मई के अंदर तो फिर पूरा मुल्क ही 9 मई के अंदर है ना जी। मैं तो ये बड़ी वाज़ेह तौर पर हमेशा राणा साहब के साथ बैठा होता हूँ, इंडिपेंडेंट तहकीकात की हमेशा बात करते हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए। जो सरकार मुकदमा बनाने वाली है, दर्ज करने वाली है, डेफिनेटली उन्होंने अपनी गवाही देनी है, अपना सबूत देना है, उन्होंने अपने मुताबिक देखना है। हम भी तो कहीं पर दिखाए ना कि भाईजान ये वीडियोज है, फॉर एग्जांपल साबित होता है जी 100 बंदा गया था, 200 गया था, उस साबित होने से पहले ही आप पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना दें। ये तरीका कार नहीं है। फिर अगर आपने पाबंदी लगानी है तो ओवरऑल लगा दी। बात आपकी भी दुरुस्त है, लेकिन देखिए ना फिर हर संजुता साहब के ऊपर, हर टिकटॉकर के ऊपर, हर यूट्यूबर के ऊपर पाबंदी है, जो भी इमरान खान का अब वो इधर अल्टीमेटली बात फिर ये है कि आप जब हम निगरान हुकूमत की बात करते हैं, लेकिन निगरान हुकूमत से भी क्या शिकवा करना। अब अदालत अगर कॉन्टेम्प्ट के अंदर आईजी साहब को बुलाए और उसके बाद पता ही ना चले कि पूछा क्या है अदालत ने, कॉन्टेम्प्ट का नोटिस तो कर दिया उन्हें कि आपने तौहीन अदालत की है। लाहौर ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आईजी इस्लामाबाद को किया, लेकिन उसके बाद क्या किया उन्होंने। अब शेर अफजल मरवत वो यहाँ पे फिर एमपीओ के तहत गिरफ्तार हो गए। 3 हाई कोर्ट्स कह चुकी हैं कि जनाब ये जो कानून है ये एक ड्रैकोनियन लॉ है और ये अपने जो सियासी मुखालिफिन है उन्हें रगड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके तहत नज़रबंदियां, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन धड़ाधड़ हो रही हैं। काम तो अदालतों का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अदालतों की है। बेसिक ह्यूमन राइट्स भी अगर सेफ गार्ड करने हैं तो अदालतों ने करने हैं। उसमें निगरान हुकूमत से बहुत ज़्यादा शिकवा बनता नहीं है। एक ब्रेक लेनी है मैंने, वापस आऊँगा तो आज नवाज शरीफ साहब ने कुछ गिले शिकवे किए कि आप काम शाम तो हमने बड़े किए हैं, चित्राल वालों से गिला किया, कराची वालों से किया कि वोट आप फिर किसी और जगह पे दे देते हैं। एनीवेज, उसके अलावा एहतसाब की बात, पुरानी बातें वो फिर दोबारा कर रहे थे कि मेरे साथ पहले क्या हुआ, जो ज़्यादतियाँ हुई उनके साथ, लेकिन उनके एहतसाब का अनइक्विवोकल यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट 2 हरफी मुतालबा कि मैं करूँगा एहतसाब, वो नहीं अभी तक नज़र आ रहा। वो लंदन में था। अब ब्रेक से वापस आते हैं तो पूछते हैं इसमें कोई चेंजेस आए हैं क्या। स्टे विद अस। नवाज शरीफ साहब ने जब लास्ट टाइम जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से नाअहल किया गया था, उसके बाद जो वोट को इज्जत दो का उन्होंने एक नारा लगाया था। इस्लामाबाद से वो जीटी रोड से लाहौर तक आए थे और तमाम वहाँ पे जितने शहर बीच में हर जगह पे एड्रेस किया था और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पजीराई उस बयानिए को मिली थी। राना एहसान अफजल साहब उस बयानिए से डिस्टेंस कर लिया आपकी पार्टी ने। नवाज शरीफ साहब ने तो डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन और भांत भांत की इंटरप्रिटेशंस के वोट को इज्जत दो का मतलब तो था कि जनाब हम काम करके दिखाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अजीबो गरीब जो बताया गया था उससे हट गई पार्टी, यूं लगा आज भी। और समझ नहीं आती प्लान इस वक्त पॉलिसी चल क्या रही है। एहतसाब करना है आके जनरल बाजवा का और जजेस का, नवाज शरीफ साहब ने यह नहीं करना, वो छोड़ दिया अब मामला। देखिए, हमारा वही बयानिया है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बल्कि अगर आपने किसी को क्रेडिट देना है तो आप पीएमएलएन को दें कि उन्होंने मुशर्रफ के एहतसाब का नारा लगाया और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगते। तो देखें, सबक सीखने चाहिए माजी से।
एक चीज तय है कि अगर एक जमात नारा लगाए भी, जो हम लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे कि एहतसाब होना चाहिए, तो उससे एहतसाब हो नहीं जाएगा। इसको करने के लिए, इसको यकीनी बनाने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को वन पेज पे होना होगा कि इस मुल्क में एहतसाब कैसे होना चाहिए। क्या सिर्फ सियासतदानों का काले कानून के तहत एहतसाब होना चाहिए, या सबका होना चाहिए, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी हो, जुडिशरी भी हो, अदारों के लोग भी हो। तो ये जो सब्जेक्ट है, अगर हम चाहें भी, अब हमारी हुकूमत आ जाती है मसाल के तौर पे, अब हम चाहें भी, तो क्या हम अकेले एज अ जमात इस एजेंडे को आगे लेके जा सकते हैं? तो इसके ऊपर तो एक कंसेंसस होना चाहिए है। नहीं नहीं, आगे ले जा और सकते हैं जब सर, तक क्यों हम नहीं ले जा सकते? अभी से नहीं सीखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीएमएल और मियां नवाज शरीफ आज भी एहतसाब के साथ खड़े हैं। पहला इसका जो मेरे ख्याल से स्टेप बनता है वो ट्रूथ कमीशन है, और उसके बाद सारे स्टेक होल्डर्स बैठे, हम आवाज उठाएंगे, हम लीड लेंगे कि हम एहतसाब करना चाहते हैं। जिन लोगों ने आइन शिकनी की, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, जिन लोगों ने जो है वो डेमोक्रेसी को डीरेल किया, सबका एहतसाब होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए जो इस मुल्क का नुकसान पहुंचा, ये एहतसाब राणा होना साहब एक चाहिए। छोटी सी बात लेकिन ये बता दीजिए, मैं क्लैरिटी चाह रहा हूं, फिर मैं मौलवी साहब की तरफ जाता हूं। वो क्लैरिटी मुझे ये दे दें कि आप कहते हैं कि माजी से सीखना चाहिए, और साथ ही आपने कहा कि मुशर्रफ का एहतसाब करने की कोशिश की, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगते, नहीं करना चाहिए एहतसाब। ये जरा क्लियर कर दें, क्या कह रहे हैं? नहीं, नहीं, सीखने से क्या मैंने मुराद? बड़ी क्लैरिटी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो मैंने कहा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगते, वो क्यों भुगते? क्योंकि पीटीआई की जमात, जिस जज ने सजा सुनाई, तो पीटीआई की जमात तो उस जज को जो है वो डिक्लेयर कर रही थी कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है। तो जब तक सब जमातें एक पेज पे नहीं होंगी, आप अगर हम चाहें भी, मेरा कहने का मतलब ये कि मुशर्रफ का एहतसाब हमने नारा लगाया, हमने करने की कोशिश की, लेकिन बाकी सब जमातें साइड पे खड़ी थी, वो उसकी सपोर्ट में नहीं निकली, तो वो नहीं हुआ। तो सही। ये चीज सिर्फ तब मुमकिन है कि सब जमातें, सारे स्टेक होल्डर्स मिल के आगे बढ़ें और इस मुल्क में एहतसाब को रिन्यू करें कि कैसे एहतसाब होना चाहिए। ट्रूथ कमीशन बने, हम लीड करने के लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक है, ने सिंगल हमेशा पार्टी कैन नॉट डू lead इट। किया। बिल्कुल ठीक है, जी। आइडियली तो यूं ही होना चाहिए। अच्छा मौलवी साहब, ये फरमाइएगा कि पहले हमने देखा है नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा लग रहा था कि कुछ चेंज हो जाता है, फिर वो एक और बात कर देते हैं, कुछ दिनों के बाद लगता है रिकन्सिलिएटरी हो गया है। मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये नुकसानदेह होगा मुल्क के लिए। आगे नज़र कुछ यूं आ रहा है कि कोalition गवर्नमेंट होगी, लेकिन उसमें अगर नवाज शरीफ साहब हेड कर रहे हुए और फिर वो उन्होंने इस तरह की कोशिश की, तो नुकसान उसका जमहूरियत को होगा, लिहाजा रहने देना चाहिए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, मेरा जो नज़रिया भी ये है कि इस वक्त हमें मुल्क की इकोनॉमिक और हालात को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम पिछले मुर्दे अगर उखाड़ते रहेंगे, देखिए बदकिस्मती क्या हुआ, हर दौर में हम आए हैं, हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम देते रहे हैं। देखिए पीटीआई आए, उन्होंने विक्टिमाइजेशन किया पीएमएलएन का, उससे पहले जो है पीपल्स पार्टी पीएमएलएन का विक्टिम, हर दौर में जो होता रहा ये गलत होता रहा। आइदर तो आए एक स्ट्रिक्ट कोई पॉलिसी जो कि अक्रॉस द बोर्ड, फिर तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल वो वाले खुमैनी साहब टाइप वाली आए, 500,000 आदमी को टांग दे, ये तो फिर बात करें फिर इंसाफ और चेंज की। अगर हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ टाइम वेस्ट करने की और जो कोर्टों में चलाते रहे और वो केसेस जिनके कभी फैसले नहीं हुए, आप मुझे बताएं ना, पीएमएलएन के ऊपर जितने केसेस पीपल्स पार्टी ने बनाए आज उनमें सब बरी हो गए, ठीक है ना। जितने पीपल्स पार्टी के ऊपर बनाए उनमें पीपल्स पार्टी के लोग बरी हो गए। तो अगर ये 10-10 साल हम लोगों को सिर्फ तड़पाते रहेंगे और उसके बाद ये केसेस से फारिग होते रहेंगे, तो हम ऐसे काम क्यों करें? आप मुझे बताएं ना, कोई चीज किसी का फैसला हुआ आज तक? कौन से फैसले हुए हैं? तो नहीं करना आप चाहिए। जुडिशरी की बात अब जो राणा साहब कह रहे हैं कि ट्रूथ कमीशन बनाए, फैसला हुआ, दुरुस्त कह रहे हैं आप, राव अनवार का भी नहीं हुआ, अगर वो तो जब बल्कि एक quit हो साथ गया। बैठ के इसको आगे ले जाए। हाँ अच्छा, ये वैसे ट्रूथ कमीशन बने अगर मौलवी साहब, और उसमें जाहिर है कि ये जनरल बाजवा, जनरल फैज का नाम तो लेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, फिर बाकी जो बैठेंगे ट्रूथ कमीशन में वो फिर बाकियों के नाम लेंगे, और फिर बात वो पता नहीं कहाँ तक 1980 तक चली जाएगी। देखिए मैं वही कह रहा इधर हूँ से फिर पता नहीं यहाँ तक आ फिर जाए। वो किसका नाम लेंगे, फिर ये जो है ना बात कहाँ से कहाँ तक जाएगी, फिर हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम फातिमा जिन्ना से शुरू करेंगे या उससे पहले से शुरू करेंगे? यस यस।
ठीक है, खैर एनीवेज अब उन्होंने तो देखें एक चीज को, इसको कट डाउन करके आगे ले चले और लेट्स ये सारे पॉलिटिशियंस मिलके एक जो है पॉलिसी बनाए कि जैसे इसको बोलते हैं ना कि हम आगे चलेंगे, पब्लिक के और मफाद के अंदर बात करेंगे, मुल्क के मफाद में बात करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने इख्तिदार के मफाद की क्यों बात करते हैं बिल्कुल कि ठीक जी है। हमें पावर अच्छा, में रहना वो चाहिए। एक बयानिया जो भी है ना, पार्टी आती है, एक narrative- जब तक एक देखिए, narrative- जब तक वो हुकूमत में होती है वो जो है सबकी तारीफें करती है, इस्टेब्लिशमेंट की तारीफें करती है, ब्यूरोक्रेसी की तारीफ करती है, और जो है मैं कहूँगा जो वकला बरादरी की तारीफ करेगी, और जो है हमारे अदालतों की तारीफ करेगी। सोचनाक जैसे ही बात है। हुकूमत से उतरेगी ये हमेशा से होता तो वो है, वैसे इसमें कहेगी कोई कि शक जी नहीं हमारे है। साथ ज्यादती हुई। अच्छा, ये वो एक- इस्टेब्लिशमेंट को भी बुरा बोलती है, हाँ, हाँ। वो जो है हमारे इदारों आई को एम भी शॉर्ट बुरा ऑफ टाइम बॉस, बोलेगी, मैं अफवाज को भी बुरा बोलेगी, और क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सर, सारे काम बोलते हैं कोर्टों को भी बुरा बोलेगी। वो एक रेस चली होती है कि मैं लाडला बन जाऊं, मुझे किसी तरह से उठा के बिठा दें आप कुर्सी के ऊपर। बुरा शुरा बोलने वाला मामला भी अभी तो खैर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। पंजोता साहब, एक नैरेटिव है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बनाना चाह रही है, और मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। डॉन अखबार के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर एक स्टोरी थी, वो उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने टारगेट दिया है कि जनाब ये जो लाडले वाला आपने एक इमेज जो ओवरऑल बना रहे हैं, दूसरे लोग जो बनाते हैं, तो इसको भी जरा काउंटर करना है। अच्छा, यहाँ पे नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे हैं, यहाँ पे पार्लिमानी बोर्ड बना हुआ है, यहाँ पे टिकटें तकसीम की जा रही हैं, जलसे हो रहे हैं। आपकी जमात ने कोई पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। टिकट्स कैसे दिए जाएंगे, मामला कैसे स्टार्ट होगा? वर्चुअल जलसा आपने कर लिया, ऑन ग्राउंड कैंपेन कैसे होगी? कोई पॉलिसी है इस पे, या फिर गोइंग विद द फ्लो, और मतलब लोग बहुत साथ हैं तो चल ही जाओ, जैसे चल रहा देखे जाएगा? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाज भाई साहब। गुजारिश ये है कि अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए या टिकटों के हवाले से बात की जाए, तो हमारी जो तंजीमें हैं मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं। ज़िली तंजीमें रीजनल लेवल पर, डिविजनल लेवल पर, बाकायदा तौर पर नीचे से ग्रास रूट लेवल पर से लेकर लोगों की एक लिस्टें बनाकर जो है वो ऊपर रिकमेंड की जाती हैं। और फिर जो कोर कमेटी है वो उसके ऊपर जो खान साहब ने एक कमेटी बनाई हुई थी, वो जांच पड़ताल और सारी चीजें करके और फिर खान साहब तक जो है उस फाइनल नामों के जो नाम है वो लिस्टें भिजवाई जा रही हैं। अब गुजारिश ये है कि ये तो प्रोसेस हम कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ प्रोसेस देखा जाए तो इलेक्शन के अंदर उतरने के लिए हमें अभी तक बल्ले के निशान के ऊपर अटकाया हुआ है। अब बल्ले का निशान जो है वो ऐसी इन्होंने एक साजिश की, 2022 के अंदर हमने बेहतरीन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन करवाया, और 2023 के अंर 71 दिन जो है फैसला महफूज की रखा, और फिर कहा कि आप दोबारा इलेक्शन करवाएं, 20 दिन का टाइम है। अब हम हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन वो हमने जाना था। अब सिर्फ हाई कोर्ट को देखते तो वहां पर आपको पता है कि पहले केस नहीं लगते, फिर लग जाएं तो फैसले महफूज हो जाते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है जी, हम करवा देते हैं। पूरा एक प्रोसेस किया, जो लीगल रिक्वायरमेंट थी वो की, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमने बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी किया। 29 तारीख को ये शेड्यूल जारी किया गया कि हम 2 तारीख को करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिखा गया, और इलेक्शन कमीशन ने वहां पर IG KPK और चीफ सेक्रेटरी KPK को हदायत की कि सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। हर चीज वाज़ेह थी। कुछ लोग प्लांट किए गए, अकबर एस बाबर जैसे, और फिर 14 लोग जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ प्लांट किसने किया? देखिए, प्लांट उन्होंने किया, ये बड़ा पुराना प्लांटेड होंगे ना फिर, इसका मतलब है ये तो इनको तो तब से देख रहे हैं जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और वो शीरो शकर थे वो हर एक के साथ, ये तो तब के लगे हुए पीछे। देखें कौन लगे हुए चले एनीवेज, ये मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। मैं पंजोता साहब मैं आता हूँ, इसके भी तरफ आता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ रिजर्व्ड द वर्डिक्ट, फैसला महफूज कर लिया उन्होंने इस बाबत के तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए, जो उन्हें सिर्फ तहरीक इंसाफ के नज़र आए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने सब कुछ जो जमा करवाया उसको देख के फैसला महफूज है कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये पता चल जाएगा, और फिर क्या ऐसे इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी रह जाती है। पूरी दुनिया देख रही है कि अगर एक जमात को जो उनका बैलेट पेपर के ऊपर उनका जो साइन है, बैट जो है, बल्ला जो है, वो मौजूद ही ना हो। लेकिन ये सेनेट के अंदर वैसे हो चुका है इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ। डिफरेंस बहुत है जनरल इलेक्शंस के अंदर और सेनेट के अंदर इलेक्शंस के अंदर। लेकिन उस वक्त भी आपको याद होगा कि मियाँ साहब नाअहल हुए थे, और बहुत सारे सेनेटर्स जो उस वक्त इलेक्ट हुए थे वो उनका कोई पार्टी साइन नहीं था, वो इंडिपेंडेंट हैसियत में हुए थे। एक ब्रेक के बाद इस मामले को खोलते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो ठीक हुए या नहीं हुए। कुछ दिन में पता चल जाएगा कि बैलेट पेपर के ऊपर उनका बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। मौलवी महमूद साहब, आपको क्या लगता है इस मामले में कि अगर आप या दीगर पार्टीज अकेले ही दौड़ रहे हुए, एक बड़ी पार्टी है, अगर वो रेस से इस तरह से निकाल दी जाए, इंडिपेंडेंट्स खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से रेस से निकाल दी जाए ये क्या इसका तासुर क्या जाएगा पाकिस्तान की जमहूरियत का और यहाँ पे जिस तरह से द वे थिंग्स आर रन? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, तासुर जो है ना वो मेरे ख्याल से इसका फैसला हिस्ट्री करेगी कि तासुर क्या जाएगा, मगर ये कोई अनहोनी बात नहीं है। आप पीपल्स पार्टी का देख लें, तीर का निशान हटा, उसके बाद फिर वो तलवार का निशान हटा, फिर वो तीर पे आ गए, ठीक है ना। PML-N को अगर आपको याद होगा, साइकिल हटने के बाद वो शेर आया ना। वो एन नहीं थी सर, वो PML थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी। हाँ, PML थी, उसके बाद वो जो बन गई, मगर पीपल्स पार्टी तो सबको याद है तलवार का निशान था। और आज भी देखें वो जो दो पीपल्स पार्टी है, एक PPPP और एक PPPP, मतलब 4 P वाली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट, ठीक है ना, पार्लियामेंटेरियन। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर देखें इलेक्शन कमीशन ये फैसला करती है, वो तो आज़ाद है, तो वो फैसला करती है कि जी बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से PTI के लोग आज़ाद लड़े, या तो वो जो है किसी और निशान पर लड़े, बल्ले की जगह बॉल ले ले, फर्क क्या पड़ता, देखे ना इलेक्शन के अंदर तो बड़ा पड़ता है सर, तो इतना मैंडेट है, डिफरेंस तो उससे आता है, लेकिन ये भी तो खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो खास नजर करम इलेक्शन कमीशन ने रखी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, राना एहसान अफजल साहब, नजर तो सबको आ रही है। पार्टी इलेक्शंस, आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी पिछले दिनों इंटरव्यू में बड़ा खुल के कहा कि कौन से इलेक्शन ऐसे ही होते हैं, बस लोगों की राय देखी जाती है, ये इस तरह का कि आइन के मुताबिक वो पूरा जनाब लवाजमात पूरे करें। ये तो सबको खैर पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बर्ताव क्या है। आपका जो सबसे बड़े ओपोनेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ बर्ताव क्या है, तो अकेले दौड़ने का क्या मजा आएगा राना साहब, पंजाब के अंदर खास तौर पे? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि PTI जो है, जब मिसाके जमहूरियत साइन हुआ PML-N और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो वो एक बहुत मेजर स्टेप फॉरवर्ड था पाकिस्तान की जमहूरी सफर के अंदर। 90 की दिहाई के बाद, खास तौर पे जिस तरह की 90 की सियासत होती रही 58-2B के इर्द गिर्द, और उसके बाद मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप आई, तो ये एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड था और जमहूरी स्पेस मिली जहां हुकूमत और ऑपोजिशन का एक वर्किंग रिलेशनशिप बड़ा अच्छा एग्जिस्ट किया 10 सालों के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा बड़ा परफेक्ट था 100% चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन फिर जो PTI का तजर्बा इस मुल्क में नाफिज किया गया और जमहूरी रिवायतों को रद्द करके RTS बिठा के इलेक्शन हाईजैक करके जब इनको लेके आए, तो एक नई जो है वो रकम खान साहब ने जो है वो लिखी, और वो ये थी कि ऑपोजिशन से कोई बातचीत नहीं, यहाँ तक कि अपने कोलिशन पार्टनर से भी बातचीत नहीं, सारे मामला जो है वो कोई और चलाते थे, बिल असेंबली में पास कराने थे, सेनेट में नंबर पूरे कराने थे, ऑपोजिशन का रगड़ा निकालना था, तो खास तौर पे एक अदारे का दफ्तर इस्तेमाल किया गया। और मैं समझता हूँ जमहूरी जो स्पेस वापस गेन की थी जो जमातों ने, वो उन्होंने बिल्कुल गिव अवे कर दी। तो जमहूरियत को जितना नुकसान खान साहब ने पहुंचाया, मैं समझता हूँ, और उसके बाद फिर जो उनका रवैया रहा एक प्रोपेगेंडे के पीछे, जो अमेरिकन साजिश, और फिर रियासत से जो उन्होंने टक्कर ली 9 मई को। राना साहब, इसके तो ये बातें दुरुस्त होंगी आपकी, लेकिन पिछले 16 माह के अंदर जो स्पेस शहबाज शरीफ साहब ने सीड की है, उसका क्या करना है सर? नहीं, वो उन्होंने स्पेस नहीं सीड की, वो ऑलरेडी सीटेड स्पेस थी, जहां आप कह ले कि मामला खड़े हो गए, वो गिव अप कर चुके थे ये स्पेस जो है, और अब जो टक्कर उन्होंने दी है, वैसे बड़ा अच्छा प्लान है, लेकिन SIFC के अंडर मिनिस्ट्रीज को ऊपर से ओवरसी कर रहे होंगे मेजर जनरल्स। ये शहबाज शरीफ साहब ने स्पेस सीड की और ये पहले ऐसे नहीं था। मैं एक मिसाल दे रहा हूं अभी आपको सर। मैं यही कह रहा हूं ना कि जो जमहूरियत का हाल खान साहब ने किया, जो मईशत का हाल खान साहब ने किया, और जो सियासत का हाल किया, तो फिर यही रास्ता निकलता था, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जो अनफॉर्चुनेट है कि ये आपको जो है आज ये, और फिर देखिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो फ्लॉ PTI में है
वो ये है कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। तो जो जमहूरी रवायतें थी, उनकी धज्जियां बिखेर के वो समझते थे वो आगे बढ़ चलें इस जाएंगे, पे तो मेरे उन्होंने पास मुल्क को भी पीछे प्रोग्राम लेके क्लोजिंग की तरफ भी जाना है। पंजोता साहब, लेट हिम रिस्पॉन्ड टू इट। जी पंजोता साहब फरमा रहे हैं जो राणा साहब कि आपकी वजह से ये पॉलिटिकल और सिविलियंस ने जो स्पेस गेन की थी वो दे दी आपने वापस एस्टेब्लिशमेंट को, आपकी वजह से हुआ। दूसरा ये क्या इस वक्त पार्टी के अंदर वो कहा जाता है कि यार कुछ फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी कर देते तो ये बल्ले के निशान वाला मामला जरा ज्यादा मजबूत रहता कि आपको मिल जाता। आपने भी तो सही तरह से फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, ये कहा जाता है उस साइड से दूसरी साइड से। इन दोनों पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा क्लोजिंग की तरफ। देखिए वो तो मैंने सारा आपको प्रोसेस बताया, हर प्रोग्राम में बताते हैं कि हमने अपने आइन के मुताबिक करवाए और सारी रिक्वायरमेंट जब हमने पूरी कर दी तो जानबूझकर एक बहाना बनाया जा रहा है। जैसे आपको पता है कि केसेस जो हैं लटकाए जाते हैं या फैसले महफूज जो है कर लिए जाते हैं। अगर एक केस की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसको चैलेंज किया था हमने, और 11 महीनों के बाद उस दरखास्त को वापस लेने की दरखास्त के ऊपर फैसला हुआ और दरखास्त रिजेक्ट कर दी गई। तो वो तो इस तरह की कार्रवाइयां हमारे खिलाफ चल रही हैं। और अगर बात की जाए कि जमहूरियत की बात की जाए या आइन की बात की जाए या कानून की बात की जाए या नवाज शरीफ साहब के दौर की बात की जाए, तो मेरा ख्याल में जितनी दफा आए हैं जिस तरह से ये निकाले गए हैं उसके रीजन पीछे यही है कि हमेशा अगर आप सिलेक्शन वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो फिर यही होगा। और इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल थी, 27 साल की स्ट्रगल थी, उसके बाद वो अवाम की ताकत से जो है इकतदार में उस वक्त भी जब 2018 का इलेक्शन अच्छा लास्ट बात पंजोता साहब, प्रोग्राम एंड की तरफ जा रहा है। आखिरी बात सिर्फ ये बता दें, आपकी मुलाकात भी होती है खान साहब के साथ, अगर उनको दोबारा चांस मिलता है बैठना पसंद करेंगे अपने ओपोनेंट्स के साथ? इस बारे कभी कोई बात हुई? देखिए मैं वही उसका जवाब वाइंड अप कर देता हूँ। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर इन्होंने अपने अच्छे कारनामे, किरदार इनका अच्छा होता और अच्छे काम किए होते तो आज इमरान खान की मकबूलियत ना होती और आज ये जलसों से भागना होते, आज इनको जलसों में पानी ना छोड़ने पड़ते, आज लाइव जलसे की तरफ हम ना जाते। ये है इमरान खान की परफॉर्मेंस। चलें, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों मोअज़्ज़िज़ों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। कल इंशाल्लाह आप न्यूज़ एड देखेंगे इसी वक्त। अल्लाह हाफ़िज़।